यह कहानी लखनऊ में शुरू होती है और हम देखते हैं बुलेट चलाकर अपनी ड्यूटी जा रहे अज्जू भाई को, जो कि है तो हाई स्कूल में एक हिस्ट्री टीचर, लेकिन अज्जू ने मोहल्ले में सालों से अपना भौकाल सेट करके रखा है। अपने बारे में झूठ बोल बोल कर, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ भी एडवाइस देकर और भी ऐसे कई अच्छे बुरे कांड करके अज्जू ने अपने इलाके में अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है कि हर कोई आते जाते अज्जू को बस सलाम ठोकता है। हर कोई अज्जू के झूठे किस्सों को सच मानकर उनका गुणगान करता है और अपनी यही इमेज अज्जू को सबसे ज्यादा प्यारी है। अज्जू चाहता है कि हर कोई उसे सलाम करे, उसे एक कामयाब इंसान के रूप में याद करे। अज्जू अपनी हिस्ट्री क्लास में होता है, लेकिन असल में अज्जू को भी हिस्ट्री नहीं आती थी। वो बस क्लासरूम में बच्चों के साथ मस्ती करता है और एक बच्चे को क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा करके रखता है ताकि अगर प्रिंसिपल इस तरफ आए तो वो बच्चा अज्जू को अलर्ट कर दे। इसी बीच अज्जू से जलन रखने वाले एक टीचर पांडे जी वहां आते हैं और चुपके से अज्जू का एक फोटो खींच लेते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल को दिखाते हैं। पांडे जी कहते हैं कि अज्जू असल में एक फेक टीचर है, उसके अंदर हिस्ट्री पढ़ाने की काबिलियत ही नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल को यकीन नहीं होता। वो क्लासरूम की तरफ आते हैं, वो बच्चा अज्जू को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद अज्जू सभी बच्चों को डिसिप्लिन में बिठाकर हिस्ट्री पढ़ाने का नाटक करने लगता है। चैप्टर होता है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। प्रिंसिपल अज्जू के एक स्टूडेंट से वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े सवाल करता है। वो स्टूडेंट सही जवाब दे देता है, जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। इधर शाम को अज्जू अपने एक दोस्त विपिन के साथ ठेके पर जाता है। शराब पीने के बाद अज्जू बहुत दुखी हो जाता है और विपिन से कहता है कि यार, मेरे जितने दोस्त थे, इवन जो स्कूल में मुझसे पीछे भी थे, वो सब कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं और एक मैं हूँ जिसके पास मेरी इस इमेज के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं किसी भी हाल में अपनी इस इमेज को खोना नहीं चाहता। अज्जू अपने घर आता है। घर पर उसके पापा शास्त्री जी अज्जू को डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनी इमेज बनाने के चक्कर में अज्जू ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शास्त्री जी अज्जू की सारी सच्चाई जानते थे, इसलिए वो अज्जू को हमेशा ताने मारते थे। वो अज्जू से कहते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का बिल तुम्हें ही भरना होगा, क्योंकि मैं ये बिल नहीं भरने वाला। अज्जू अपने कमरे में जाता है। कमरे में उसकी वाइफ निशा बेड पर सो रही होती है। अज्जू उसे जगाता है और उसे नीचे सोने के लिए बोलता है और खुद बेड पर सो जाता है। दरअसल निशा और अज्जू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। पति पत्नी होकर वो दोनों एक ही कमरे में तो रहते हैं, लेकिन एक साथ नहीं थे। क्यों? इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अज्जू से शादी करने से पहले निशा एक खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इसी वजह से उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। और एक दिन अज्जू की फैमिली वाले निशा को देखने के लिए जाते हैं। निशा देखती है कि अज्जू मिलनसार है, हम्बल है, हर किसी से बहुत प्यार से पेश आता है। वो अज्जू को पसंद कर लेती है, जिसके बाद निशा और अज्जू एक दूसरे से बात करते हैं। निशा अज्जू को बताती है कि बचपन से ही हमें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इसी वजह से हमारा कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से हमें कोई दौरा नहीं पड़ा। निशा दिखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी होती है, अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है। सोसाइटी में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए अज्जू को जिस तरह की लड़की चाहिए थी, निशा एकदम वैसी ही थी। इसलिए अज्जू भी शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद निशा की मिर्गी वाली प्रॉब्लम अब खत्म हो गई होगी। उनकी शादी हो जाती है, विदाई की तैयारी होती है। अज्जू और बाकी लोग बाहर विदाई का इंतजार कर रहे होते हैं। देर हो रही थी, इसलिए अज्जू अंदर जाता है तो देखता है कि निशा को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। यह देखकर अज्जू निराश हो जाता है। उस दिन के बाद से अज्जू के मन में डर बैठ जाता है कि अगर वो निशा को कहीं बाहर लेकर गया और बाहर निशा को मिर्गी आने लगी तो सोसाइटी में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। उनकी शादी को अब 8 महीने बीत चुके हैं। आज तक वो निशा को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं गया। न तो वो कभी निशा से ठीक से बात करता था। उनके बीच कमरे में झगड़े भी होते रहते हैं और इसी वजह से अज्जू के माँ बाप भी परेशान रहते हैं। वो हर हाल में अपने बेटे और बहू को एक साथ खुश देखना चाहते थे। और एक रात निशा और अज्जू के बीच बहस होती है और धीरे धीरे बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अज्जू कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, बचपन से ही मैं जो चाहता था वो मुझे कभी नहीं मिला। अगर अपनी इमेज का ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देता। अगली सुबह अज्जू स्कूल में जाता है। आखिरी रात वाले झगड़े की वजह से वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन एक बच्चा अज्जू से वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े सवाल पूछने लगता है। अज्जू परेशान हो जाता है और उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद अज्जू वॉशरूम में जाता है। तभी पांडे जी वहां आते हैं। वो अज्जू को बताते हैं कि जिस बच्चे को आपने मारा है
वो यहाँ के एमएलए का बेटा है, इसलिए संभल कर रहना। ये सुनते ही अज्जू की हवा टाइट हो जाती है। अज्जू फेमस था, इसलिए पूरे शहर में चर्चा होने लगती है कि अज्जू ने एमएलए के बेटे को मारा है। डर के मारे शाम को अज्जू अपने घर आता है। उसके माँ बाप भी डर रहे होते हैं। अगले दिन एमएलए स्कूल में आता है। प्रिंसिपल ऑफिस में अज्जू एमएलए से माफी मांगता है, लेकिन एमएलए प्रिंसिपल से कहता है कि इनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाओ, जांच करो कि अज्जू इस स्कूल में पढ़ाने के काबिल भी है या नहीं, और तब तक के लिए अज्जू को सस्पेंड रखो। अज्जू को सस्पेंड कर दिया जाता है। अज्जू ऑफिस से बाहर आता है। हर कोई उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, यहाँ तक कि उसके स्टूडेंट भी अब उससे डर नहीं रहे थे। बरसों की मेहनत से अज्जू ने जो इमेज बनाई थी वो अब फीकी पड़ चुकी थी। शाम को वो विपिन के साथ ठेके पर होता है। वो विपिन से कहता है कि अगर जांच के बाद मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए अब माहौल बनाना पड़ेगा ताकि जब ये सब खत्म हो तो लोग माहौल को याद रखें, मेरे रिजल्ट को नहीं। वो एक बड़ा प्लान करता है और प्रिंसिपल के पास जाकर उससे कहता है कि मैं अपनी क्लास में वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर पढ़ाने वाला था, लेकिन सस्पेंड हो गया। पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने पैसे से यूरोप जाऊंगा जहां वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। वहां जाकर रियल लोकेशन से वीडियो के जरिए मैं स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसने यूरोप जाने के लिए अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली थी, लेकिन उसे और भी पैसों की ज़रूरत थी। इसके बाद वो अपने घर आता है। शास्त्री जी को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल से उसने जो कुछ भी कहा था सब कुछ बताता है। उसके अलावा कहता है कि इतने दिनों से मैं निशा को कहीं घुमाने लेकर नहीं गया, मैं उसे अपने साथ यूरोप लेकर जाना चाहता हूँ। इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम करती है और शास्त्री जी अज्जू को यूरोप जाने के लिए पैसे दे देते हैं। शाम को निशा बहुत खुश होती है, अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी अज्जू वहाँ आता है। निशा उसके गले लग जाती है और थैंक यू बोलती है, लेकिन अज्जू उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यूरोप नहीं जा रहा, तुम एयरपोर्ट से कोई भी बहाना करके अपने घर चली जाना। यह सुनकर निशा बहुत दुखी होती है। वो अपनी अलमारी खोलती है, उसमें उनका डिवोर्स पेपर होता है। लेकिन फिर अचानक से निशा सोचती है कि अगर मुझे अज्जू की जिंदगी से वापस जाना ही है तो इतनी आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, पहले उसे सबक सिखाऊंगी। वो डिवोर्स पेपर अलमारी में रख देती है और वापस से अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और अज्जू से कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे नहीं अपने सास ससुर के पैसे से यूरोप जाऊंगी और घूमूंगी। खैर अगले दिन वो लोग यूरोप के लिए निकल जाते हैं। इस ट्रिप में उनका प्लान होता है पहले पेरिस, नॉर्मैंडी, आम्स्टर्डम, बर्लिन और आखिर में वो ऑस्ट्रिच जाने वाले थे। सबसे पहले वो पेरिस पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर अज्जू का बैग एक गुजराती आदमी कल्पेश के बैग से बदल जाता है। कल्पेश के बैग में जो कपड़े थे वो अज्जू को पसंद नहीं आते, लेकिन मजबूरी में अज्जू को उन कपड़ों को पहनना पड़ता है। वो दोनों होटल पहुंचते हैं। होटल में अज्जू अपनी पहली वीडियो बनाता है। स्टूडेंट्स को बताता है कि अब मैं पेरिस पहुंच चुका हूं और तुम सबकी क्लास जल्द शुरू होगी। निशा और अज्जू दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। निशा बस लेकर आईफिल टावर देखने के लिए जाती है और मजे से घूमती है, एंजॉय करती है। दूसरी तरफ अज्जू अभी भी अपनी इमेज का ख्याल रखकर टैक्सी लेता है। 4 किलोमीटर जाता है। भाड़ा होता है 40 यूरो, इंडियन रुपीस में लगभग 3,500 रुपए। इसके बाद अज्जू म्यूजियम जाता है। टिकट काउंटर पर 2 बोर्ड लगे होते हैं, एक 10 यूरो का और दूसरा 50 यूरो का। अज्जू 10 यूरो वाला टिकट लेता है और सोशल मीडिया पर 50 यूरो वाला बोर्ड पोस्ट करके दिखावा करता है। वो म्यूजियम के अंदर जाता है जो कि एक ओपरा म्यूजियम होता है। वहाँ ओपरा के जरिए वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताते हैं, लेकिन अज्जू को घंटा कुछ भी समझ नहीं आता। वो बाहर आता है, खाना खाने के लिए जाता है तो खाना महंगा होता है। शॉपिंग के लिए जाता है तो प्राइस टैग देखकर उसे कुछ भी खरीदने की हिम्मत नहीं होती, बस एक अंडरवियर खरीदता है और पूरी तरह से परेशान होकर शाम को वापस होटल आ जाता है। वो देखता है कि निशा ने अपने दिन को जमकर एंजॉय किया है, शॉपिंग की है, अपना एक स्केच भी बनवाया है। जिसके बाद वो निशा से पहली बार हेल्प मांगता है। वो कहता है कि देखो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो क्या तुम मुझे घुमा सकती हो। निशा उसकी बात मान जाती है और अगले दिन वो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों एफिल टावर पर जाते हैं, जहां निशा अज्जू को एफिल टावर की वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री बताती है कि जब हिटलर यहाँ अटैक करने आने वाला था उससे पहले यहाँ के लोग शहर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो लोग इस खूबसूरत शहर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। निशा जो भी बताती है अज्जू अपनी वीडियो में वही दोहराता है और लखनऊ में भौकाल सेट करने के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपने स्टूडेंट्स को बता देता है।
पेरिस का चैप्टर खत्म हो जाता है, उनका अगला टारगेट होता है नॉर्मैंडी। इधर लखनऊ में हम देखते हैं एमएलए को, जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। वो प्रिंसिपल से नाराज होता है। अज्जू की वीडियो देखने के बाद वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो यूरोप जाकर अगर मेरे साथ गेम खेल रहा है तो उसे उसका काम करने दो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। उधर अज्जू और निशा नॉर्मैंडी की सबसे बड़ी ब्रिटिश सेमेट्री पहुंच जाते हैं। निशा 5 यूरो देकर एक ऑडियो गाइड हेडफोन लेती है और नॉर्मैंडी की हिस्ट्री सुनती है। वो दोनों ओमाहा बीच पर जाते हैं। ओमाहा बीच की कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि सुनते हुए निशा रोने लगती है। अज्जू उसका मजाक उड़ाता है, जिसके बाद निशा उसे हेडफोन दे देती है। अज्जू भी उस कहानी को सुनता है कि 6 जून 1944 को किस तरह से 12,000 जर्मन सैनिकों ने इसी बीच पर हजारों की संख्या में अलाइड फोर्सेस की टुकड़ियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि अज्जू सुनते हुए रोने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे सब कुछ वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हो। अज्जू को रियलाइज होता है कि लड़ाई हमेशा अपने साथ बर्बादी ही लेकर आती है और इससे किसी का भी भला नहीं होता। नॉर्मैंडी के बाद उनका अगला पड़ाव था एम्स्टर्डम। वो दोनों ट्रेन से वहां जाते हैं, फिर एक होटल में जाते हैं। होटल में उनका रूम टॉप फ्लोर पर होता है और लिफ्ट बंद होती है। यहाँ पहली बार अज्जू निशा का बैग उठाने में उसकी हेल्प करता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे दोनों करीब आ रहे होते हैं। अगली सुबह दोनों एन फ्रैंक के घर जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में एन फ्रैंक की भी एक कहानी है। 13 साल की उम्र से ही एन फ्रैंक को डायरी लिखने का शौक था और जब नाजी सेना ब्लैक लोगों को ढूंढकर मार रही थी तब एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से सीक्रेट कैमरे में छुप गई थी। नीचे नाजीज का वेयर हाउस था, इसलिए वो पूरे दिन कोई आवाज नहीं करते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में भी एन फ्रैंक ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो डायरी लिखती थी और उनके पास उस वक्त जो भी कुछ था वो उसमें खुश थे। एन फ्रैंक सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन उनकी डायरी ने उसे कहानियों में अमर बना दिया। एन फ्रैंक की कहानी अज्जू अपने स्टूडेंट्स को वीडियो बनाकर सुना देता है, जिसके बाद वो निशा से पूछता है कि अगर तुम्हें पता हो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या करना चाहोगी। निशा उससे कहती है कि मैं एक ड्रेस पहनकर महंगी शराब पीना चाहूंगी। अज्जू उसे एक हॉट ड्रेस दिलवाता है। दोनों एक बार में जाते हैं, जमकर पीते हैं और इस दौरान वो दोनों अपनी अपनी फेवरेट चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसा वो पहली बार कर रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसके बाद निशा कहती है कि कभी कभी कुछ भी कॉमन होना जरूरी नहीं होता, साथ रहना जरूरी होता है। वो दोनों बार के बाहर एक साथ डांस करते हैं। निशा आज पहली बार अज्जू के साथ खुश होती है। वो दोनों पहली बार करीब आते हैं। निशा एक वीडियो बनाती है, उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देती है और वो दोनों बर्लिन पहुंच जाते हैं, जहां से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। तभी अज्जू को बिपिन का कॉल आता है। बिपिन उसे निशा और उसके वीडियो के बारे में बताता है और कहता है कि पूरे लखनऊ में यही चल रहा है कि हिस्ट्री पढ़ाने के बजाय आप वहाँ भाभी के साथ मजे कर रहे हैं। जिसके बाद अज्जू निशा पर बहुत गुस्सा होता है। वो निशा के पास जाता है। निशा उससे कहती है कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ बहुत खुश थी और वो वीडियो हम दोनों का एक साथ पहला वीडियो था, इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन अज्जू उससे कहता है कि हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए नहीं आए, हम अपनी इमेज बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि बचपन में हमने जो चाहा था वो हमें कभी नहीं मिला और वाइफ भी मिली तो तुम्हारी जैसी डिफेक्टिव पीस। ये सुनकर निशा को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर भी मंगवा लिया था, लेकिन उम्मीद थी कि तुम बदल जाओगे। खैर, अब यहाँ से वापस जाते ही मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी और तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। डिवोर्स पेपर की बात सुनकर अज्जू भी दुखी हो जाता है। वो दुखी मन के साथ अकेले ही उस जगह पर जाता है जहाँ हिटलर की मौत हुई थी। वहाँ कोई स्मारक नहीं था, बस एक गाड़ी पार्क थी। अज्जू को समझ में आ जाता है कि दिखावे और झूठ की जिंदगी भले ही कितनी भी हसीन हो, लेकिन अंत में लोग सिर्फ आपका सच याद रखते हैं। हिटलर की कहानी से अज्जू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसने अपनी झूठी जिंदगी जीने के लिए निशा को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। वो वापस से निशा के पास जाता है। निशा इंडिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अज्जू उससे सॉरी कहता है और सिर्फ 3 दिन रुककर इस ट्रिप को पूरा करने के लिए कहता है। निशा एंड में उसकी बात मान जाती है और वो दोनों ऑस्ट्रिच के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों वर्ल्ड वॉर के सबसे डार्क हिस्ट्री ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप जाते हैं। इस कैंप का इतिहास है कि वर्ल्ड वॉर 2 में
यहाँ 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें से 2.5 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था और जो काम के लायक नहीं रहता था उसे मार दिया जाता था। और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। उस कैंप के बंदियों के एक दिन का दुख एक आम आदमी की पूरी जिंदगी के दुख से कहीं ज्यादा था। शाम को उन दोनों का गाइड उन दोनों को ऑस्ट्रिच कैंप के सर्वाइवर एलेक्स के पास लेकर जाता है। एलेक्स उन सबको अपनी कहानी सुनाता है और यह कहानी भी अज्जू और निशा की कहानी से मिलती जुलती थी। एलेक्स बताता है कि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और जब हम दोनों साथ थे तो मैंने कभी भी ठीक से अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखा, लेकिन जब हमें यहाँ कैंप में लाया गया और हम दोनों को अलग कर दिया गया तब मैं उसकी कमी को महसूस करता था। मैं उसे मिस करता था। हम दोनों रोज 1 घंटे के लिए मिलते थे, लेकिन एक दिन वो नहीं आई। मैं समझ गया कि अब वो कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं आज भी उसे सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। एलेक्स की कहानी इतनी इमोशनल होती है कि निशा और अज्जू दोनों रोने लगते हैं। खैर अगले दिन वो लोग गैस चेंबर में जाते हैं। गैस चेंबर का माहौल और भी डरावना था। इस गैस चेंबर में कैदियों को झूठ बोलकर लाया जाता था। नहलाने के बहाने उनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे और फिर उन पर पेस्टिसाइड डालकर मार दिया जाता था। माहौल इतना डरावना था कि निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियों ने अज्जू को पूरी तरह से बदल दिया था। अज्जू को अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अज्जू निशा के पास जाता है, उसे संभालता है। थोड़ी देर में निशा होश में आती है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उनकी ट्रिप खत्म हो चुकी थी और वो दोनों वापस लखनऊ के लिए निकलते हैं। पूरे रास्ते अज्जू निशा का पूरा ख्याल रखता है। फ्लाइट में भी निशा अज्जू के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। वो लोग लखनऊ पहुंचते हैं और अज्जू डर रहा होता है कि निशा शायद अब उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन निशा उसे माफ कर देती है और अज्जू के साथ उसके घर आ जाती है। अगले दिन अज्जू अपने स्कूल जाता है। प्रिंसिपल और एमएलए सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अज्जू अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। क्लासरूम में मैं बच्चों के साथ मस्ती करता था, जानबूझकर अपने बच्चों को ज्यादा मार्क्स देता था ताकि मेरा भौकाल बना रहे। वो एमएलए को अपना इस्तीफा देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल उसके क्लासरूम के बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करता है। दरअसल एमएलए के कहने पर अज्जू के क्लासरूम वाले बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया गया था और सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए थे। एमएलए अज्जू से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस स्कूल से एक होनहार टीचर को निकाल दिया जाए। वो अज्जू का रिजाइन लेटर फाड़ देता है। अज्जू बाहर आता है। वो अपने स्टूडेंट के बीच पहुंचता है। वो बहुत खुश होता है। शाम को अज्जू अपने घर की छत पर होता है। वो निशा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो जॉब कर सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अज्जू पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।